अ, समकालीन जनमत के दर्शकों को अभिवादन। आप में से कुछ लोग जुड़ जाएं तो कमेंट सेक्शन में लिखें आवाज और लिखने के बारे में, तो हम बातचीत शुरू करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। आप अगर जो साथी देख रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं हम लोगों को, कृपया कमेंट सेक्शन में कुछ अपनी बात लिखें जिससे कि बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। तो 1 मिनट के लिए इंतजार करता हूं मैं, ताकि आप में से कुछ लोग आ जाएं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। शुक्रिया। कई साथी आ गए हैं। गार्गी जी, अभय कुमार पांडे जी, विनीता जी, प्रेम शंकर। सो आज की बातचीत शुरू करते हैं। शुक्रिया। कई साथी आ गए हैं। आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हैं हिंदी के वरिष्ठ आलोचक और जसम के हमारे सहकर्मी, सहधर्मा, हमारे अगुआ रविभूषण जी। रविभूषण जी के बारे में बताना हिंदी समाज में हम में से हर कोई शायद जानता ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब जानते हैं उनको। और लगातार एक दिलचस्प बात यह है रविभूषण जी के बारे में, जो मुझे दर्ज करनी है यहाँ, कि सिर्फ साहित्य ही नहीं, साहित्य और समाज के जो रिश्ते हैं, गहरे रिश्ते, जो समाज के साहित्य के समाजशास्त्र की एक दुनिया है, उस दुनिया में जबरदस्त दखल रखने वाले हमारे दौर के आलोचक हैं। और लगातार अपने समय के सवालों से, जो रोजमर्रा के सवाल हैं, जो जीवन के सवाल हैं, उनसे उनको रविभूषण जी ने अपने रचना कर्म में, अपने आलोचना कर्म में लगातार जगह दी है। आज हम उनसे बातचीत सुनेंगे प्रेमचंद पर। प्रेमचंद, इस समय में प्रेमचंद। प्रेमचंद, आज 31 जुलाई है, प्रेमचंद को याद करने का दिन है। हम सब प्रेमचंद को याद कर रहे हैं। और यह भी शायद कुछ कहने की इसमें भी जरूरत नहीं है कि प्रेमचंद हमारे लिए कितना मानी रखते हैं। वो हुस्न के मेयार बदलने की जरूरत हो, या साहित्य की समाज में भूमिका की जरूरत हो, या तमाम तरह के सवाल जिनसे आज भी हम दो दो हाथ कर रहे हैं, उसमें प्रेमचंद हमारे लिए बहुत मानीखेज रचनाकार बने हुए हैं। जनमत के इस मंच पर रविभूषण जी का स्वागत है। और अब मैं आदरणीय रविभूषण जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बातचीत रखें। आदरणीय रविभूषण जी। जनमत के इस प्रिय साथी, आज प्रेमचंद की 140वीं वर्षगांठ है और यह असहयोग आंदोलन का शताब्दी वर्ष भी है। 1921 में जब महात्मा गांधी गोरखपुर गए थे और वहां उन्होंने अपना भाषण दिया था, उसके बस कुछ ही दिनों के बाद प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो प्रेमचंद का जीवन, प्रेमचंद का साहित्य इतना विशाल है, व्यापक है, कि उस पर अगर संक्षेप में ही विचार किया जाए तब भी हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। लेकिन उसका हमने उल्लेख केवल इसलिए किया। हाँ ठीक है, आप अपने नोट्स ले लें। और गिर गिर एक सेकंड। जी जी।
रविभूषण जी ने जैसा कि पुराने हमारी रवायत है नोट्स बनाकर विधिवत किसी एक विषय पर बोलना, तो उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। अभी बस वे नोट्स लेकर आ रहे हैं और आपसे बातचीत करेंगे। जी। वो दरअसल हुआ ये कि एक तो मैं भूलता भी बहुत हूँ, और प्रेमचंद पर बोलना है तो जाहिर है कि हमारे पास कुछ प्रेमचंद की बातें रहनी चाहिए, उन्हीं के शब्द और उन्हीं के अरुणाब सौरभ, राजेश कुमार, मीता दास, रामजी भाई, बलभद्र, ये सब लोग एक सुन रहे हैं आपको। नमस्कार। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस समय प्रेमचंद में सबसे पहले तो मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी बात यह है कि ये जो 2020 का समय है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक भयावह, क्रूर, आतंककारी, उपद्रवी, उत्पाती, हिंस, उन्मादी, लोकतंत्र विरोधी और खूंखार समय में जी रहे हैं। ये हमारा समय, ये प्रेमचंद का समय नहीं। 1936 में उनका निधन हो चुका था, और अब देखिए कि 64 और 20 84 वर्ष हो गए। लेकिन बार बार मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने समय में किसे याद करें संपूर्णता में, वो चाहे साहित्य का क्षेत्र हो या यहाँ तक कि मुझे ये कहना चाहिए कि वो राजनीति का ही क्षेत्र क्यों नहीं। मतलब 20वीं शताब्दी में वे कौन से व्यक्ति हैं जो इस समय हमारे लिए मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। आज हम सब जितने प्रश्नों से, जितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके समय में ये प्रश्न उतने थे या नहीं थे, या दूसरे रूप में थे। क्योंकि ये केवल हमारे समय का ही प्रश्न नहीं है, ये आने वाले जो 10 वर्ष हैं, खास करके 2021 से लेकर के 2030 के वर्ष, मैं जब उसके बारे में भी सोचता हूँ तो मैं बहुत परेशान होता हूँ। क्योंकि 2 वर्ष बाद ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, और 5 वर्ष के बाद आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। तो देखना ये होगा कि जो अगला दशक आ रहा है उसमें भी, और जो यह समय है उसमें भी, हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम किसके पास जाएं जहां हमें थोड़ी रोशनी मिले, उम्मीद, हमारे समय के जो सवाल हैं उनके जवाब मिलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का महत्व जितना विगत को लेकर नहीं है, अर्थात उनकी जो विगत महत्ता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी वर्तमान अर्थवत्ता। यह वर्तमान अर्थवत्ता इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौर के किसी भी व्यक्ति, मेरा अपना मानना यहाँ तक है कि गांधी, अम्बेडकर, नेहरू वगैरह को ही क्यों नहीं रखे, तो पूरी तरह से समय को और जीवन को, भारतीय जीवन को और भारतीय समय को, समाज को उसकी संपूर्ण समग्रता में देखने का प्रयत्न जिस किसी ने किया, मैं उसमें सबसे ऊंचा स्थान प्रेमचंद को देता हूँ। गांधी को भी इसलिए नहीं कि प्रेमचंद ने स्वाधीनता की जो लड़ाई कलम से लड़ी, तो उन्हें कलम का सिपाही कहा गया, बिल्कुल ठीक। और अभी हिंदी के एक जो जाने माने व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि किसी को सिपाही बहुत अच्छा लगा तो प्रेमचंद को सिपाही कह दी। ये सब मूर्खताएं हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो लड़ाई जमीन पर लड़ी जा रही थी, सामान्य जनता लड़ रही थी, प्रेमचंद ने अपनी कलम को हथियार बनाकर ही वह लड़ाई पूरी तरह से वह लड़ी। और इस समय में प्रेमचंद का जो हिंदू पाठ किया जा रहा है, वह हमारे लिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज संभवतः अकेले केवल गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी प्रेमचंद को याद किया और ये कहा है
कि उनके यथार्थवादी और आम जन के जीवन पर आधारित लेखन ने उनको अमर बना दिया। लेकिन मैं 2 वर्ष पहले 2018 को याद करता हूँ कि उस समय तो देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, संस्कृति मंत्री ममता बनर्जी और यहाँ तक कि राहुल गांधी, सभी लोग प्रेमचंद को याद करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि प्रेमचंद को आज के राजनीतिज्ञ उस तरह से याद करने लगे हैं, जो कि पूरे तरह से जनता से कटी हुई राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए कि वो जानते हैं कि प्रेमचंद का महत्व कितना है, क्योंकि प्रेमचंद ने अपने पूरे जीवन में 1901 से जब उन्होंने लिखना आरंभ किया और 1936 तक उनका जो समस्त लेखन है 13-14 हजार पृष्ठों में फैला हो, उस विराट लेखन को देखें और उस युग को भी हम देखें, 20वीं शताब्दी के पहले, दूसरे, तीसरे दशक के मध्य तक, 36 तक, तो अकेले हमें प्रेमचंद ही नजर ऐसे आते हैं जो एक साथ सामंतवाद और साम्राज्यवाद या पूंजीवाद से लड़ते। गांधी ने भी सामंतवाद से ये लड़ाई नहीं लड़ी। गांधी की लड़ाई मुख्यतः अंग्रेजों से थी, और जो जमींदार थे, जो आधार बने हुए थे अंग्रेजों के, गांधी की लड़ाई उससे कहीं भी नहीं हुई। जब जब किसान आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, गांधी ने उस समय अपने आंदोलन को धीमा कर दिया। लेकिन प्रेमचंद ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर हम यह देखें, मुझे ऐसा लगता है बार बार कि प्रेमचंद की समस्त रचनाओं से, चाहे वो पत्र लेखन हो, हंस और जागरण के संपादकीय हो, या माधवी चांद वगैरह का जो संपादन किया था उसमें उनके लिखे हुए लेख हों, या दया नारायण निगम की पत्रिका जमाना में लिखे हुए लेख हो, कुछ भी हो, मतलब प्रेमचंद का लिखा हुआ जो कुछ भी है, अगर हम उस सब को समग्रता में एक साथ रखकर यह देखने की कोशिश करें कि उनकी समस्त रचनाओं का बीज शब्द, कीवर्ड्स क्या कुछ है, तो मुझे ऐसा लगता आ रहा है वर्षों से कि एक तो है, और वह है न्याय, जस्टिस। ये प्रेमचंद के यहाँ हमें हमेशा मिलेगा। वो कहीं प्रकट रूप में मिलेगा और कहीं अप्रकट रूप में मिलेगा, लेकिन प्रेमचंद एक न्याय की लड़ाई आरंभ से अंत तक अपनी लेखनी के जरिए और अपनी रचनाओं के जरिए हमें लड़ते दिखाई देते हैं। और यह न्याय जो है वह मुख्यतः सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय है। तो यह जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय की लड़ाई राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी ने नहीं लड़ी। जहां तक आर्थिक न्याय का प्रश्न है, वो आर्थिक न्याय भी उनके यहाँ उस रूप में नहीं आता है जिस रूप में हमें प्रेमचंद के यहाँ देखने को मिलता है। प्रेमचंद ने ये बार बार लिखा है, उनकी कहानियां हैं, उनके उपन्यास हैं। रंगभूमि में सूरदास है, वो जानसेवक के खिलाफ वो लड़ता है, अंधा है। जानसेवक क्या है? वो साम्राज्यवाद के एक प्रतीक के रूप में या पूंजीवाद के एक प्रतिनिधि के रूप में वहां पर मौजूद है, और ये किसान है जो अपनी जमीन को वहां जाने नहीं देते। तो यह जो आर्थिक न्याय है, ये जो अपनी जमीन को बचा लेना है किसानों के द्वारा, जिसकी ये अभी लड़ाई लड़ी जा रही है कि हम अपनी जमीन हम सरकार को नहीं देंगे, इस पर हमारा स्वामित्व है, इस पर हमारा मालिकाना हक है। तो हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद एक साथ, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था हो और ब्राह्मणवाद हो, वो सब के खिलाफ वो लड़ते हैं लगातार। पूरा उनका साहित्य जो है वो अपने आप में युद्ध का एक मैदान है, और प्रेमचंद की कलम जो है वो एक तरह से तोप की तरह है। उनसे निकलने वाले शब्दों में मुझे बार बार आंसू नजर आते हैं और रक्त के छींटे नजर आते हैं। ये लड़ाई विविध मोर्चों पर, कहानियों में, उपन्यासों में, संपादकीय में, पत्रों में, ये अनेक जगह पर ये प्रेमचंद हमें लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देती है। और यहीं पर एक बड़ा प्रश्न यह आता है
कि प्रेमचंद की स्वराज्य संबंधी दृष्टि क्या थी। अभी प्रेमचंद पर जितनी बातें चल रही हैं, आज प्रेमचंद पूरी तरह से छाए हुए हैं। हमें कुछ लोगों ने ये बताया कि वो सोशल मीडिया पर भी हैं, कल भी उन पर कई चीजें जो आई हैं, लेकिन बहुत कम हम ऐसी जगह देखते हैं जिसमें कि प्रेमचंद की स्वराज्य संबंधी दृष्टि पर कोई विचार होता हो। क्योंकि 1947 की जो राजनीतिक आजादी थी, वह तो सत्ता का हस्तांतरण था, ट्रांसफर ऑफ पावर। इसके लिए अगर किसी को देखना हो तो ट्रांसफर ऑफ पावर के वो कई वॉल्यूम से वो देख सकते हैं। और 1945 के अंत से लेकर के 47 वगैरह तक जो वार्ताएं होती हैं अंग्रेजों और कांग्रेसी नेताओं के बीच में, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, या पटेल हो, या और कोई भी हो, उनको हम सब कुछ हम देख सकते हैं। तो सत्ता का हस्तांतरण था। वो अपने मुकम्मल रूप में हम जिसे राजनीतिक आजादी कहते हैं, वो राजनीतिक आजादी भी नहीं थी, वो सत्ता का हस्तांतरण था। और भगत सिंह तथा प्रेमचंद ने 1930 में ही इस चीज को देख लिया था कि कांग्रेस आने वाले दिनों में समझौते करेगी, यानी कांग्रेस का रास्ता जो है वह समझौते का होगा, वह संघर्ष पथ पर नहीं चलेगी। इसलिए आप देखें कि 1930 की शायद नवंबर के हंस के 1930 के नवंबर के हंस में ये प्रकाशित हुई कहानी है संभवतः, आहुति। उसमें लीलमणि क्या कहते हैं, हम वैसा स्वराज्य नहीं चाहते हैं जिसमें जॉन की जगह गोविंद आकर के यहाँ बैठ गए। और यही हुआ, जॉन चला गया तो गोविंदा करके बैठ गया यहाँ पर, वो सत्ता का हस्तांतरण हुआ। और बड़ी बात ये रही जिसे आज कहने की आवश्यकता है, और मैं भी नहीं जानता हूं कि हमारे समाजशास्त्री इस पर कितना विचार कर रहे हैं, अवश्य कर रहे होंगे, कि वो जो पूरा ब्रिटिशों ने शासन करने के लिए जो अपनी एक सत्ता संरचना निर्मित की थी, वो सत्ता संरचना 1947 के बाद तनिक भी नहीं बदलती है, वो यथावत रह जाती, सब कुछ वही है। तो ब्रिटिशों ने वह जो सत्ता संरचना बनाई थी, चाहे उनकी जुडिशियरी हो, असेंबली हो, जो कुछ भी हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, जो भी आप कहें, तो वह सत्ता संरचना 1947 के बाद भी यथावत बनी रहती। क्या आज हिंदुस्तान जिस दुष्चक्र में फंसा हुआ हमें दिखाई देता है, उसका एक कारण ये भी नहीं है उस सत्ता संरचना के बने रहने का। और प्रेमचंद उस सत्ता संरचना को तोड़ना चाहते थे। वह जो ब्रिटिशों ने शासन करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर को प्रेमचंद पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। तोड़ने की वो जगह क्या होगी, तो तोड़ने की वह जगह जो है वो जाहिर है कि उनकी रचनाएं होंगी या कृतियां होंगी। अब देखें, आज सर्वाधिक हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है, और ये हिंदू महासभा तो मुस्लिम लीग के जवाब में 1915 में बनी थी। कांग्रेसियों के बीच उसमें चाहे मदन मोहन मालवीय हो और यहाँ तक कि उस जमाने में लाला लाजपत राय भी, वे सभी कहीं न कहीं एक प्रकार की हिंदू मानसिकता से जुड़े हुए थे। भले हम उनको कह ले कि वो उदार हिंदू मानसिकता वगैरह थी। मदन मोहन मालवीय के बारे में ये कहा जाता है कि एक ही दिन में कांग्रेस की एक मीटिंग में होते थे और बाद में वो जाकर के हिंदू महासभा की मीटिंग में भी हुआ करते थे। अब अगर आज का यह जो हम हिंदू एक प्रकार का विस्फोट या हिंदुत्व हम देखते हैं, और उसी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाला जो शासक वर्ग है वो यहाँ मौजूद है पूरी तरह से, तो हमें सबसे पहले तो ये भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रेमचंद का इस हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या विचार। प्रेमचंद हिंदू राष्ट्र के विरोधी थे। धर्म, धार्मिकता, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, सबका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने लिखा, उन्हीं की पंक्तियां है, सितम यह है कि अब भी हिंदू कौम के अलंबरदार एकता के महत्व को समझने में असमर्थ हैं। चुनाचे काउंसिलों में जाने वालों की कमी नहीं है, हिंदू संगठन को ताकत पहुंचाने वालों की कमी नहीं, ऐतिहासिक विद्वेषों के मुर्दे उखाड़ने वालों की कमी नहीं। जैसे आज देखे अकबर कुछ नहीं,
प्रधानमंत्री जब पहली बार लोकसभा में जब जाते हैं तो कहते हैं कि ये 1200 वर्षों की गुलामी। आप देख लीजिए, अकबर ने भी शामिल किया, वो द ग्रेट कहा जाता है। तो ये सारी चीजें चलती रही, मुर्दे उखाड़े जाते रहे। कमी है तो एकता के लिए अपने को समर्पित कर देने वालों की, एकता के लिए मिट जाने वाले। प्रेमचंद ने अपने समय में ही इसे देखा था। उन्होंने अपने समय में ही हिंदू महासभा और हिंदू सोशल लीग दोनों की आलोचना की थी, क्योंकि प्रेमचंद ये जानते थे अच्छी तरह से, सबसे अधिक इसे प्रेमचंद ने ही जाना। ये देखिए, हिंदी प्रदेश में उस तरह का सुधारवादी आंदोलन नहीं चला जिस तरह की महाराष्ट्र में। इसलिए जब हम ज्योतिबा फुले के नाम लेते हैं तो वो सब महाराष्ट्र की महान विभूतियां थी, लेकिन हिंदी क्षेत्र में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। और हिंदी क्षेत्र ही आज हिंदुत्ववादियों का सबसे बड़ा डर है। ये हिंदी प्रदेश दिल्ली को लेकर 10 है, और मैं बार बार इसको लिख रहा हूं कि इन 10 प्रदेशों की जो सांसद संख्या है लोकसभा की, वो कुल 225 है। 225 में से जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें मिलेंगी केंद्र में, उसी की सरकार बनेगी। प्रेमचंद ने अपने समय में ही हिंदू का, ब्राह्मणवाद का, वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का पूरी तरह विरोध किया। वो विरोध इतना था कि ज्योति प्रसाद निर्मल ने ये कहा कि उनका जो है, उनकी रचनाओं का 3/4 जो है वो ब्राह्मण विद्वेष से भरा पड़ा है। प्रेमचंद ने बाद में उसका जवाब दिया और ये कहा कि काश हम ऐसा कर जाते और करते तो ये हमारे लिए सबसे अधिक खुशी की बात होती। कि उन्होंने ये देखा कि ब्राह्मणवाद के कारण ही ये देश शताब्दियों से नहीं सहस्राब्दियों से इस दशा में आया। मनुष्य स्मृति हो या कुछ भी हो, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। या शूद्र को दूसरी दृष्टि से देखना। तो ज्योति प्रसाद निर्मल का यह कहना था कि ब्राह्मणों को प्रेमचंद ने काले रंग में चित्रित किया है। प्रेमचंद ने उत्तर दिया कि अगर हम में इतनी शक्ति होती तो हम अपना सारा जीवन हिंदू को पुरोहितों, पुजारियों, पंडों और धर्मोपजीवी कीटाणुओं से मुक्त कराने में अर्पण कर देते। कोरोना एक वायरस है जो प्लेन से चढ़ करके आया हमारे देश में, बहुत बड़ा है, हवाई यात्रा इसने की। लेकिन ये जो प्रेमचंद कहते हैं कि धर्मोपजीवी कीटाणु, ये धर्मोपजीवी कीटाणु जो है वे तो हजारों वर्ष से चले आ रहे थे, और आज अगर कोई इन धर्मोपजीवी कीटाणुओं पर जब बोलता है तो उसे चुप कराया जाता है। ये मास्क लगाने वाली बात तो अभी आई है कि कोरोना के समय में मास्क निकल लगा करके बाहर जाइए, जिसे मैं मुंहबंदी कहता हूं। लेकिन ये जो धर्मोपजीवी कीटाणु हैं, इन्होंने भी तो मुंहबंदी कर दी बहुत पहले से। नहीं बोलो, बोलने का कोई राइट नहीं है। संविधान यहाँ पर खत्म होता है, लोकतंत्र यहाँ पर मूर्छित होता है पूरी तरह से। तो प्रेमचंद ने ये बतलाया कि जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं या मुस्लिम संस्कृति कहते हैं, वो अपने आप में एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। ये उन्होंने संस्कृति को धर्म से अलगाया, और केवल प्रेमचंद ने ही संस्कृति को धर्म से नहीं अलगाया। अब वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे मनीषी के लेखन को हम ध्यान से देखें तो उन्होंने बतलाया है कि संस्कृति का तो बहुत व्यापक क्षेत्र हुआ करता है, धर्म उसके भीतर कहीं आता है। लेकिन इन लोगों ने घोल देने का काम धर्म और संस्कृति को, और यही कारण है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जैसा एक पद या टर्म जो है वो चलता है ही। तो प्रेमचंद ने बताया कि हिंदू और मुस्लिम की कोई संस्कृति नहीं होती है, अर्थात धर्म के आधार पर हम संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते। यह प्रेमचंद की संस्कृति संबंधी वह दृष्टि है, या धर्म संबंधी वह दृष्टि है जिस पर आज के समय में सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है कि ऐसी धर्मांध शक्तियां देश में शासन कर रही हैं और वो संस्कृति को भी धर्म का पर्याय मान करके
चल रही हैं, प्रेमचंद ने बतलाया कि मुस्लिम या हिंदू संस्कृति नाम की कोई संस्कृति नहीं है। अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। आर्थिक संस्कृति की बात उस समय, प्रेमचंद के समय, क्या किसी ने कही थी? किसी भारतीय लेखक ने? छोड़ दीजिए, किसी राजनेता ने, गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने, सुभाष ने, किसी ने? आर्थिक संस्कृति। आज जितना भी प्रेमचंद के नाम पर जितनी भी अधिक बात हो रही है, उसमें प्रेमचंद का यह जो अर्थशास्त्रीय चिंतन है, उस अर्थशास्त्रीय चिंतन को छोड़ दिया जाता है। एक और गोयनका जैसे व्यक्ति हैं, वो ठीक है, आपने काम किया है, संग्रह किया है। गोयनका एक संग्रह करता है, यह आवश्यक नहीं है कि संग्रहकर्ता के पास एक आलोचनात्मक विवेक भी हो, एक आलोचनात्मक समझ भी हो। हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने संग्रह का काम किया, लेकिन उनके आलोचनात्मक विवेक की तो हम आलोचना करेंगे। अब आप देखिए, पहले मैं जिस 2018 की बात कर रहा था, उस 2018 में ही ये हुआ कि अगस्त 5 या 6 अगस्त के पंचजन्य का पूरा अंक जो है वह प्रेमचंद पर केंद्रित था। वो पूरा अंक प्रेमचंद पर केंद्रित, और उनको हिंदुत्ववादी, उनको बंद कर देते हैं, उनको हिंदुत्ववादी रंग में उनको रंगने की कोशिश उनको की जाती रही, उनको हिंदुत्ववादी रंग प्रेमचंद को। और ये इतने सुनियोजित ढंग से हुई कि 2018 के उस समय को अगर आप थोड़ा ध्यान करके देखें तो प्रधानमंत्री एक और कह रहे हैं कि ईदगाह से हमें बहुत प्रेरणा मिली, और वो जो उज्ज्वला योजना है, उस उज्ज्वला योजना में हमें मदद, वो हामिद की प्रशंसा कर। अब उसके बाद पंचजन्य का पूरा अंक प्रेमचंद पर केंद्रित हो जाता है, और प्रेमचंद का एक हिंदूवादी पाठ वहां पर किया जाता है। काफी लोग आते हैं इंटरव्यू वगैरह में, मैंने उस अंक को पूरी तरह से देखा हुआ है, और उस पर मैंने एक समय में कुछ लिखा भी था। तो मेरा कहना यह है कि प्रेमचंद का, ये तो हम लोगों को लगता ही था 3-4 वर्ष पहले से कि प्रेमचंद पर आक्रमण होगा वो, क्योंकि प्रेमचंद का जो हिंदुत्ववादी पाठ है वह इधर ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि जो सत्तासीन व्यक्ति है या जो शासन में है, वो ये जानते हैं कि प्रेमचंद की ताकत क्या है। प्रेमचंद की ताकत महात्मा गांधी से कहीं अधिक है। आप सत्याग्रह को स्वच्छाग्रह तो बना सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद पर आप वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेमचंद के हजारों हजार और लाखों लाख पाठक हैं। वो आपको जवाब देंगे, वो ऐसे नहीं है। वो आयोजन करेंगे, और जाहिर है कि इस तरह के आयोजनों का अपना एक महत्व जो है वो होगा ही। अब सांप्रदायिकता और संस्कृति वाले निबंध में प्रेमचंद ने यह बताया कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती। ये आज भी ये लेख इतना महत्वपूर्ण है, और खास करके इसकी ये पंक्तियां कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलने में शायद लज्जा आती हो, जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल में रौब जमा का फिरता था, संस्कृति का खोल ओढ़कर आती। हिंदू संस्कृति की बात करने वाले को यह पढ़ना चाहिए और यह जानना भी चाहिए कि संस्कृति और सांप्रदायिकता का इस तरह से गठबंधन जो है, गठबंधन से सरकारें बन सकती हैं, लेकिन इस तरह का गठबंधन जो है वो बहुत हानिकर होता है। यानी प्रेमचंद के बारे में उसी समय 2 वर्ष पहले पंचजन्य में यह कहा गया था, गोयनका ने कहा और भी लोगों ने कहा कि प्रेमचंद जो है वो तो राष्ट्रवादी हैं, उनकी मूल आस्था भारतीयता है, उनकी जो रचना है वो रचना जो है वो हिंदुओं के पक्ष में जाती। यानी प्रेमचंद की मूल आस्थाएं जो है वो हिंदू आस्थाएं हैं। इस प्रकार से एक अभियान जो है वह शुरू किया गया।
ये संघ परिवार का अपने बौद्धकों के साथ किया जाने वाला वो अभियान था जिसका लोगों को बहुत अधिक जवाब देना चाहिए था। और मुझे व्यक्तिगत रूप से और अन्य तरह से भी दुख इसका होता है कि प्रेमचंद पर सारा का सारा विमर्श कह लीजिए वो इस तरह से चलता है कि नहीं, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, सबाल्टर्न, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबाल्टर्न दृष्टि से आप प्रेमचंद को नहीं देखिए, अवश्य देखिए, क्योंकि गायत्री चक्रवर्ती स्त्रीवाद के उस लेख कैन सबाल्टर्न स्पीक या सबाल्टर्न हिस्ट्री के पहले या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के पहले हम उस पर नहीं जाना चाहते। बात निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन वो प्रेमचंद का खंडित अध्ययन, वो प्रेमचंद का एकांगी अध्ययन, वो प्रेमचंद का इकहरा अध्ययन है। हम प्रेमचंद का केवल दलित पाठ, स्त्री पाठ नहीं कर सकते। मेरा कहना तो यहाँ तक है कि प्रेमचंद का केवल किसान पाठ भी हम नहीं कर सकते। ये प्रेमचंद को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके देखना है। आवश्यकता आज इस बात की है कि प्रेमचंद का हम समग्र अध्ययन करें, उनका हम संश्लिष्ट पाठ करें, और जब हम उनका संश्लिष्ट पाठ करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे तरह की चीज हमारे सामने आ जाएगी। वो पूरा जो हमारा समय है, उस समय में प्रेमचंद हमारे लिए बहुत अधिक जलती हुई मशाल की तरह उपस्थित हो जाएंगे। और मैं फिर दोहरा दूं कि उस तरह से गांधी हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकते। जैसे प्रेमचंद ने के बारे में हमने कहा कि उनकी समस्त रचनाओं में से हम अगर बीज शब्द को छाटे तो एक बीज शब्द है न्याय। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगे? उन्होंने सदैव, मैं दोहरा रहा हूं फिर से, कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कही। लेकिन हमारे देश में जो न्यायपालिका है, अगर प्रेजेंट न्यायपालिका को हम देखें, हाई कोर्ट की फंक्शनिंग को देखें, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को हम देखें, तो वहां क्या लगेगा? ईदगाह में जब हामिद अपने साथियों के साथ जाता है तो अदालतों को देखकर जो लोग आपस में बोलते हैं, कॉलेजों को लेकर के जो बोलते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों, जस्टिस चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ और मदन बी लोकुर ने 12 जनवरी 2018 को अपने चीफ जस्टिस के ही खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बतलाया कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जो है सो खतरे में है। मैं पब्लिक के पास इसलिए जा रहा हूं ताकि हमें कोई भविष्य में यह न कहे कि हमने कोई बात न कही। उन्होंने दीपक मिश्रा पर, जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, यह आरोप लगाया था बेंच बहाली को लेकर के, और अब फिर वही बात हो रही है। 25 जुलाई को प्रशांत भूषण ने, जो उन पर अवमानना की जो सुनवाई हो रही है, 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को प्रशांत भूषण ने अपने पत्र में लिख करके ये बताया कि जिस जस्टिस अरुण मिश्रा के विरुद्ध उनके मामलों की सुनवाई होने वाली है, कृपया उनसे अलग हमारे मामले को किया जाए, क्योंकि उन्हें संदेह है कि उनकी बेंच में निष्पक्ष और पक्षपात रहित सुनवाई नहीं होगी। हम यहाँ कोर्ट पर हम नहीं जा रहे हैं। अगर केवल वो देखना हो, मैं केवल कहना इतना ही चाहता हूँ कि जो प्रेमचंद की जो न्याय संबंधी दृष्टि है या जो न्याय संबंधी अवधारणा है, उस पर हमें विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। केवल पंच परमेश्वर से तो काम नहीं चलेगा। कहानियों में जाएं, उपन्यासों में जाएं, निबंधों में जाएं, उनकी और चीजों का हम गलत अध्ययन करें तो हमारे समय में, ये जो खूंखार समय है जिसमें हमारी गर्दन तक फंसी हुई है, हम ऐसे समय के दहकते और ज्वलंत सवालों से क्यों अपने को अलगा रहे हैं? अब आप देखिए, राजनीतिक नेताओं की रिहाई पर प्रेमचंद ने लिखा है, और आज कितने राजनीतिक नेता जो है सो बंद है। आप सुधा भारद्वाज को देखिए, वरवर राव को देखिए, सुभाष गाताडे को देखिए, गौतम नवलखा को देखिए, 11, और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अंग्रेजी के प्रोफेसर 3-4 दिन हुए हैं, 12, और सब पर क्या आरोप है? तो भीमा कोरेगांव को। वो एक दूसरा मामला है। लेकिन हम केवल ये कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद ने अपने समय में राजनीतिक नेताओं की रिहाई को लेकर कुछ लिखा था या नहीं लिखा था? उन्होंने लिखा था। 13 फरवरी 1933 के जागरण में वे लिखते हैं
वह एक बार मतलब सत्ता सभी राजनीतिक बंदियों को क्यों छोड़ नहीं देती? सरकार एक और सुधार का कार्यक्रम पूरा करना चाहती है। उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, वो एक और तो सुधार के कार्यक्रम पर बात कर रही थी, जैसे अभी की सरकार विकास के कार्यक्रम पर बात कर रही है। दूसरी ओर दमन भी कम नहीं करना चाहती। और फिर 1935 में हम के नवंबर 1935 के अंक में प्रेमचंद ने अमर कवि गेटे के अपमान पर लिखा। अब आप देखें, आप ऐसी चीज को सामने क्यों नहीं लाते? हमारे समय में कवियों का, बुद्धिजीवियों का, संस्कृति कर्मियों का, मानवाधिकारवादियों का अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पिछले 2-3 वर्षों में कई बार नोम चॉम्स्की से लेकर के दुनिया के जितने टॉप बुद्धिजीवी हो सकते हैं, भारत के जितने भी बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, जितने भी बड़े कलाकार, रंगकर्मी, अभिनेता, संस्कृति कर्मी वगैरह हो सकते हैं, नोबेल प्राइज विजेता जितने अधिक हैं, उन्होंने सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस को कई जगह पत्र लिखे। वे सारे के सारे पत्र पढ़े के पढ़े रह जाते हैं। रिटायर्ड जजों ने पत्र लिखे, रिटायर्ड सेना अधिकारियों ने पत्र लिखे कि ऐसा न होना चाहिए, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला हो या और कुछ हो। लेकिन आज जब हम प्रेमचंद पर बात कर रहे हैं 140वीं वर्षगांठ पर, तो क्या हम उनका केवल सबाल्टर्न पाठ करने के लिए जाए? अमर कवि गेटे का अपमान पर प्रेमचंद ने लिखा था, नात्सी नीति में, ध्यान दीजिए, नात्सी नीति में गेटे सम्मान योग्य नहीं रहा। और जर्मनी में गेटे का मतलब गेटे माना जाता है कि गेटे से ही एक प्रकार से मॉडर्निटी की शुरुआत होती है पश्चिम में। तो जो जर्मनी अपनी संस्कृति, प्रेमचंद का वाक्य है, जो जर्मनी अपनी संस्कृति और अपने ऊंचे दर्शन के लिए विख्यात था, उसका ऐसा पतन, जर्मनी को हटा दीजिए, भारत को रख दीजिए। जो भारत अपने चिंतन, अपने दर्शन, अपने ज्ञान, अपने वाद विवाद बहस, अपनी मनीषा, सबके लिए जो इतना अधिक विश्व प्रसिद्ध था, उसका पतन। मेरा केवल कहना यह है कि अभी के समय में इन चीजों को सामने रखने की बहुत आवश्यकता है। ये दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद का महत्व कई दृष्टियों से, अनेक दृष्टियों से, जिस एक चीज की ओर भी अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और लंबे समय से भी ध्यान नहीं दिया है। शायद मैंने 3-4 वर्ष पहले आगरा में प्रेम शंकर जब थे, तब वहां की एक गोष्ठी में मैंने बात कही थी। आज उसी को फिर कह रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। प्रेमचंद ने गोदान में एक जगह, वो 30, 40, 45 पेज के बीच में ये कहीं स्थल आता है 3-4 पंक्तियों का, जिसमें वे स्पेकुलेशन की बात करते हैं। स्पेकुलेशन यानी स्पेकुलेटिव कैपिटल। स्पेकुलेटिव कैपिटल यानी आप ये कहें कि सट्टा पूंजी। प्रेमचंद अगर बंबई अगर नहीं गए होते तो ये जो स्पेकुलेटिव कैपिटल है या स्पेकुलेशन है, इसके बारे में शायद नहीं जानते, क्योंकि अभी तक मुझे उसके अलावा और कोई स्थल देखने में नहीं मिला है, शायद बाद में आए। मैं कहना यह चाहता हूं कि भारतवर्ष में 1900, क्योंकि गोदान का रचनाकाल 1932-33 से लेकर के 1935 के अंत तक का है, वो 36 में प्रकाशित होता है वो उपन्यास। तो प्रेमचंद जहां स्पेकुलेशन की बात करते हैं, तो वो पूंजीवाद के आरंभ से अंत तक वो आलोचक रहे। अब ये जो स्पेकुलेशन की बात है, ये अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो पूरी इकोनॉमी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी कहते हैं या वर्ल्ड कैपिटल कहते हैं, उस वर्ल्ड कैपिटल का लगभग 85% इसी स्पेकुलेशन में जाता है, जिसको आप शेयर मार्केट कहते हैं। और केवल 15% जो है वह दूसरे हिस्से में वो जाता है। नहीं तो इसी में खास करके ये जो मार्केट, फाइनेंस,
कैपिटल का जो ये समय है, इस समय में ये स्पेकुलेटिव कैपिटल और बढ़ गया है ये। और उस समय 1932-34 में तो भारत में इंडस्ट्रियल कैपिटल का भी इतनी उसकी वृद्धि नहीं हुई थी। और आप देखें कि स्पेकुलेटिव कैपिटल पर एक लेखक की, जिसका नाम नसीर सबीर है, किताब 3 वॉल्यूम में आती है 1999 के बाद। मैं नाम ले रहा हूं, पहला स्पेकुलेटिव कैपिटल द नेचर ऑफ रिस्क इन कैपिटल मार्केट्स, दूसरा स्पेकुलेटिव कैपिटल द इनविजिबल हैंड ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, और तीसरा खंड स्पेकुलेटिव कैपिटल द एनिग्मा ऑफ ऑप्शंस। 1920 के दशक में ही स्पेकुलेशन का काफी विस्तार हुआ था, स्टॉक स्पेकुलेशन का। 1900 में ये डाटा आंकड़ा ये बताता है कि दुनिया में, खास करके इंग्लैंड में और दूसरे देशों में, 1900 में जहां शेयर धारकों की संख्या 44 लाख थी, वह 32 वर्ष में बढ़ करके 1932 में 2 करोड़ 60 लाख हो गए। प्रेमचंद, जिसमें भारत का कोई भी अर्थशास्त्री संभवतः इस स्पेकुलेटिव कैपिटल या स्पेकुलेसिव पर वो खन्ना बतलाता है कि स्पेकुलेशन यानी मनी को बैंक में नहीं रख करके वहां ले जाना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, प्रेमचंद का हम दलित पाठ करेंगे, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, उनका सबाल्टर्न पाठ भी करेंगे, लेकिन उनका यह जो अर्थशास्त्रीय चिंतन है, क्योंकि आर्थिक, प्रेमचंद एक प्रकार से इकोनॉमिक जस्टिस चाहते थे। उन्होंने एक लेख लिखा, अंधा पूंजीवाद, जिसकी पहली पंक्ति है, जिधर देखिए उधर पूंजीपतियों की घुड़दौड़ मची हुई है, और अंतिम पंक्ति है, यह आशा करना कि पूंजीपति किसानों की हीन दशा से लाभ उठाना छोड़ देंगे, कुत्ते से चमड़े की रखवाली करने की आशा करना। इस खूंखार जानवर से अपनी रक्षा करने के लिए हमें स्वयं सशस्त्र होना पड़ेगा। और महाजनी सभ्यता वाले लेख में उन्होंने यह बतलाया कि अब पैसा ही सब कुछ है, 1936 में। अब देखें, मार्क्स ने, ठीक है, 1848 में वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें लिख दी थी, लेकिन प्रेमचंद एक कथाकार और एक रचनाकार, एक सर्जक की हैसियत से वो महाजनी सभ्यता लिख रहे थे। वो कोई साहित्य संबंधी लेख नहीं है, वो अर्थशास्त्रीय संबंधी लेख है। महाजनी सभ्यता अर्थात पूंजीवादी सभ्यता। उन्होंने लिखा कि इस पूंजीवादी सभ्यता में हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। आज हम लोग जब प्रदूषण की या पॉल्यूशन की बात करते हैं कि हवा जहरीली हो गई है, तो उसमें जो कैपिटलिज्म है या कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, उसका कोई योगदान है या नहीं है। प्रेमचंद व्यक्तिगत संपत्ति का अंत चाहते थे, लेकिन आज व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ रही है। कोरोना काल में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, 12 करोड़ से ज्यादा। भूख से मौतें हुई, लाखों लोगों ने पैदल सैकड़ों किलोमीटर और लगभग 1800-2000 किलोमीटर तक की भी यात्रा की अपने गांव और अपने घर तक पहुंचने के लिए। और इसी पीरियड में अंबानी के यहाँ हजारों हजार करोड़ों की बढ़ोतरी हुई, और कोरोना पीरियड में ही अंबानी दुनिया का 5वां अमीर व्यक्ति बना। कोरोना पीरियड में बना। हम वहां पर नहीं जाएं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भारत के कैपिटलिस्ट हैं, उनका जो विकास होता है वह नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद होता है या नहीं होता है। प्रेमचंद एक साथ धर्म पर भी विचार करते हैं और अर्थ पर भी विचार करते हैं, और दोनों को साथ साथ रखकर देखने की कोशिश करते हैं। नव उदारवादी अर्थव्यवस्था जब इस देश में 1991 में आई, उसी के 1 वर्ष के बाद बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ। भूमंडलीकरण के लगभग दूसरे दौर में गुजरात का कांड हुआ। अब धर्म और पूंजी, इसके अगर गठजोड़ को देखना हो, इसके अगर रिलेशन को देखना हो, तो
प्रेमचंद में ये सारी चीजें अद्भुत ढंग से कहीं बिखरी हुई, कहीं मोटे रूप से संयुक्त रूप में आपको देखने को मिल सकती है। असरारे माविद उर्फ देवस्थान रहस्य का जब प्रकाशन धारावाहिक रूप से बनारस की पत्रिका में हो रहा था, तब उसमें देवस्थान रहस्य, देवस्थानों की कलई उन्होंने खोली थी। ये तो बाद में चल चल के आशानंद बापू या इन लोगों के जो है सो इन लोगों का चेहरा जो है हमारे सामने आता है। तो कहना यह है कि ये 2018 में केवल 2 वर्ष पहले भारतीय अरबपतियों की संपत्ति प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपए बढ़ी है। भारत के 1% व्यक्ति के पास देश की आधी आबादी से ज्यादा का हिस्सा मौजूद है। दुनिया में अरबपतियों की पूंजी जितनी तेजी से बढ़ी, उससे कई गुना अधिक भारतीय पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ी है। यानी दुनिया के 1% अमीरों की आय वृद्धि अगर विश्व में 133% हुई, तो भारत में 1295%। हम सब ऐसे समय में रहते हैं। इस समय की प्रेमचंद ने कल्पना नहीं की, क्योंकि प्रेमचंद जो स्वराज्य चाहते थे वो किसानों और मजदूरों के लिए स्वराज्य चाहते थे। जैनेन्द्र ने उनसे एक बार सवाल किया था कि आपको किस चीज से दुश्मनी है? प्रेमचंद ने कहा था, मुझे धन से दुश्मनी है। प्रेमचंद धन को सारी बुराइयों की जड़ मानते थे, पैसे का प्रसाद कहते थे, और ये बतलाते थे कि इसकी सृष्टि जो है, उसकी सृष्टि महाजनी सभ्यता ने की है। गबन में देवी दी पूछता है, साहब सच बताओ, जब तुम सूरज का नाम लेते हो, उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? 1930-31 में तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे। उसमें कांग्रेस से ये सवाल किया जा रहा है। तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाठ बनाए घूमोगे। इस सूरज से देश का क्या कल्याण होगा? प्रेमचंद का देश आज भी करा रहा है। आज जो लोग राष्ट्र की बात कहते हैं, जो स्वाधीनता संग्राम में कहीं भी नहीं थे, हाशिए पर भी नहीं थे, वो अपने को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। और जो सही अर्थों में राष्ट्रवादी थे या हैं, उनको राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है। शीर्षासन हो रहा है, योग का समय है, योगा पीरियड है। इस योगा पीरियड में शीर्षासन चल रहा है। और तब देवी दिन ने पूछा था कि अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो, जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओ। नेताओं से पूछा था। उस समय भी काउंसिलें हुआ करती थी, काउंसिलों में लोग जाया करते थे। देश आजाद हो गया, संसद बन गई, लोकसभा का चुनाव होने लगा, राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने लगा। आज की 17वीं लोकसभा में 36 दलों के 538 और 4 निर्दलीय सांसद हैं, जिनमें से 233 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और यह संख्या पिछले वर्षों से लगातार बढ़ती गई। करोड़पतियों सांसदों की भी संख्या बढ़ती गई है। वर्तमान संसद में 88% सांसद 475 करोड़पति हैं। क्या इन सभी करोड़पति सांसदों को और जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको हम जनप्रतिनिधि कहेंगे? ये सवाल है। किन अर्थों में हम जनप्रतिनिधि कहेंगे? भारत का वास्तविक जनप्रतिनिधि आज भी प्रेमचंद है। प्रेमचंद से बड़ा भारत का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर इस पर कहीं कोई खुली बहस हो तो की जा सकती है कि आप किसका नाम लेते हैं और कैसे नाम लेते हैं। क्योंकि जो सामान्य जन है, जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो तिरस्कृत हैं, जो अपमानित हैं, प्रेमचंद उनकी कथाकार। प्रेमचंद जमींदारों के कथाकार नहीं है। प्रेमचंद शासक वर्ग के कथाकार नहीं। शासक वर्ग प्रेमचंद की शक्ति को, ताकत को पहचानता है, इसीलिए वो प्रेमचंद का अपहरण करना चाहता है। आज प्रेमचंद के अपहरण करता भी है।
प्रेमचंद के इन अपहरणकर्ताओं से आज कहीं अधिक सावधान रहने की जरूरत है। प्रेमचंद का स्वराज्य स्वप्न आज भी अधूरा है। वे केवल किसान, मजदूर, गरीबों, वंचितों के लिए आजादी चाहते थे। गांधी ने भी ये बात कही थी कि अंतिम जन्म की उनकी बात थी। बुधिया के गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मेरा अपना मानना यह है कि गर्भस्थ शिशु जो है वो भविष्य का भारत है। क्या भविष्य के भारत की मृत्यु हो चुकी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। धनिया का पछाड़ खा करके गिरना मेरी दृष्टि में केवल धनिया का पछाड़ खा करके गिरना नहीं है। भारत माता भी पछाड़ खा करके गिर गई। आज भारत माता कहाँ है? अपने कैसी संतानों की कैद में है? भारत माता किस कैद खाने में है? किन लोगों को भारत माता कहने की आजादी है और किन लोगों को भारत माता कहने की आजादी नहीं है? जेएनयू के लड़के भारत माता की आजादी कहें और आजादी की बात करें तो वो राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकते हैं? किस तर्क से हो सकते हैं? प्रेमचंद के यहाँ और प्रेमचंद के पत्रों के यहाँ ये जो विवेक चेतना है ये अद्भुत है। प्रेमचंद का अध्ययन करते हुए और प्रेमचंद पर बात पर करते हुए हमें हमेशा यथासंभव अपनी इस विवेक चेतना को सामने रखना चाहिए, विवेक चेतना से चालित होना चाहिए। अब देखें, पूस की रात कहानी में हल्कू के यहाँ सहना जाता है और जारे से बचने के लिए, कंबल खरीदने के लिए उसने 3 रुपए रखे हैं, वो निकाल करके हल्कू को दे देते। अपनी मुन्नी कहती है क्यों दे दिया? कहते कि चलो दे दिया। और जब खेत की रखवाली करता है, नील गाय चर रही होती है पूरा खेत, तो जबड़ा कुत्ता केवल भौंकता है। जबड़ा कुत्ता का भूंगना प्रतिरोध है। जबड़ा कुत्ता और नीलगाय दोनों की जाति एक है, दोनों पशु हैं, दोनों पशु जाति के हैं। जबड़ा कुत्ता के पास इतना बड़ा विवेक है कि वो ये देखता है कि ये गलत काम हो रहा है, नीलगाय खेत चर रही है और वो उसका प्रतिरोध करता है भूख करके, दौड़ करके। लेकिन सहना मनुष्य, हल्कू मनुष्य है। मनुष्य होना, शरीर से मनुष्य होना महत्वपूर्ण नहीं है। हम शरीर से मनुष्य होने के बाद भी हम अपनी भीतर से और अपनी चेतना से हम किसी भी जीव जंतु की तरह हो सकते हैं। घड़ियाल हो सकते हैं, गिरगिट हो सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, मगरमच्छ हो सकते हैं, चीता हो सकते हैं, भेड़िया हो सकते हैं, तेंदुआ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। ये जो मानवीय चेतना है वो मानवीय चेतना है या नहीं? अब एक और जबड़ा को रखिए और दूसरी ओर सेना को रखिए, तो जबड़ा कहाँ कहाँ कितना कितने ऊंचे स्थान पर चला जाता है। प्रेमचंद घीसू माधव के लिए, हल्कू बुधिया के लिए, होरी के लिए, धनिया के लिए और दलित पत्रों के लिए स्वराज्य चाहते थे। मैंने अभी ये कहा कि बुधिया के का गर्भस्थ शिशु का मरना, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य के भारत का मर जाना। आधार यह है कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था और उस प्रांतीय चुनाव के डाटाज और उसकी तफसील को आप देखेंगे और बाद में जो चुनाव लीला जो चलती रही है और आज तक जो चुनाव जो देख रहे हैं, जहां चुनाव होने वाला है, जहां चुनाव होकर के एक दूसरे राज्य में किसी की सरकार बन जाती है, तो अब स्थिति यह आ जाती है कि एक पार्टी अपने ही विधायकों को किसी 5 स्टार होटल में रख देती है, उसे उस पर ही विश्वास नहीं। एक पार्टी के मुखिया को अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं है, तो जनता कैसे जो है सो विधायकों, सांसदों, राजनीतिक दलों और नेताओं पर जो है सो विश्वास करेगी? ये चुनाव क्या है? प्रेमचंद ने इस चुनाव को कभी समझा या नहीं समझा? ठीक है, उन्होंने चुनाव तुथौल जैसा एक संपादकीय लिखा, क्योंकि उस समय काउंसिलों के चुनाव हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हंस के प्रवेशांक में, मार्च 1930 का है, उसमें उन्होंने लिखा, शैतान ही जानता है चुनाव के लिए
कैसी कैसी चालें चली जाती हैं। 1930 प्रेमचंद का समग्र पाठ, संश्लिष्ट पाठ और आज के समय संदर्भ में गंभीर पाठ करने की आवश्यकता है। सामने चुनाव को रख करके बात करने की आवश्यकता है कि प्रेमचंद ने हंस क्यों निकाला और प्रेमचंद ने हंस के प्रवेशांक में ही क्या लिखा और उन्होंने राजनीति और रिश्वत पर किस तरह से विचार किया, लिखा प्रेमचंद का कोट। शैतान ही जानता है चुनाव के लिए कैसी कैसी चालें चली जाती हैं, कैसे कैसे दांव खेले जाते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने के लिए बुरे से बुरे साधन काम में लाए जाते हैं। जिस दल के पास धन ज्यादा हो और कार्यकर्ता कन्वर्सिंग करने वाले, और आज तो सारा काम जो है सो दूसरे तरह से हो रहा है, वार रूम बनता है चुनाव के समय, जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। एक दल का दूसरे दल से, जो चुनाव में जो दल खड़े होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि नहीं उस दल का वो वार रूम है वगैरह वगैरह। प्रेमचंद ने लिखा जिसके पास धन ज्यादा हो और कार्यकर्ता कन्वेंसर अच्छे हो उसकी जीत होती है। यह वर्तमान शासन पद्धति का कलंक है। 1930 में 90 वर्ष पहले प्रेमचंद जिसको शासन पद्धति का कलंक कह रहे थे, 90 वर्ष बाद वह शासन पद्धति का कलंक है या नहीं है, मेरा कहना है। हंस के संपादकीय में चुनाव के बारे में वो जो लिख रहे थे वो आज के चुनाव में सही और सटीक बैठता है या नहीं। सबसे योग्य व्यक्ति नहीं, सबसे चालबाज लोग ही चुनाव के संग्राम में विजयी होते हैं। मर्डरर्स, रैपिस्ट्स, वो चुनाव में क्यों विजयी होते हैं? चालबाज लोग, धूर्तों का, यानी ये जो धूर्त राजनीति है, इस धूर्त राजनीति को हम नहीं समझेंगे। जबकि ब्रिटिशों की जो चाल थी, धूर्त चाल, उसको प्रेमचंद ने समझ लिया था। तब हम प्रेमचंद पर हम विचार कर सकते हैं। चालबाज लोग ही चुनाव के संग्राम में विजयी होते हैं। ऐसे ही स्वार्थी, आदर्शहीन, विवेकहीन मनुष्यों के हाथ में संसार का शासन है। फिर अगर संसार में स्वार्थ का राज्य है तो क्या आश्चर्य। प्रेमचंद हमेशा संघर्ष के पक्षधर है। प्रेमचंद समझौते में विश्वास नहीं करते। होरी क्यों मरता है? होरी समझौते के कारण मरता है। होरी सरल है, सहज है, निष्कपट है, इसलिए मर जाता। धनिया नहीं, धनिया संघर्ष करती है। होरी का मरना समझौतों का मरना है। होरी की मृत्यु सहज मनुष्य की मृत्यु है, जिसे प्रेमचंद ने अपने समय में लक्षित कर लिया था। आज अगर कोई सरल, निष्कपट, सीधा साधा इंसान हो, वह अपने घर में ही पागल कर दिया जाएगा। चालबाज होइए, इलेक्शन जीतिए, पद पाइए, भौतिक विकास कीजिए। ये जो चालबाजी है, ये जो धूर्तता है, प्रेमचंद उसका विरोध करते हैं। प्रेमचंद मनुष्य की जो सहजता है, सरलता है, मनुष्यता है, उसको जीवित रखना चाहते। और वो जिनके पास है, सामान्य जनों के पास, प्रेमचंद उसके कथाकार है। और यही कारण है कि जो राष्ट्रीयता की बातें करते हैं, प्रेमचंद ने अपने समय में ही राष्ट्रीयता पर विचार किया था और सांप्रदायिकता पर काफी। इस तरह का एक तो उनका बहुत प्रसिद्ध निबंध ही है, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता। प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता और राष्ट्रीयता दोनों को समाज का कोढ़ कहा था। ये दोनों समाज का कोढ़ है। हमारे समय में सांप्रदायिकता भी बढ़ रही है और राष्ट्रीयता का उन्माद भी, राष्ट्रीय उन्माद भी फैलाया जा रहा है। तो हम उसको समाज का कोढ़ कहेंगे कि समाज की सुगंध कहेंगे? मेरे कहने का ये अर्थ है। प्रेमचंद ने तो उसको समाज का कोढ़ कहा था और उनके समय से यह कोढ़ काफी फैल चुका है, जिसका उपचार किया जाना चाहिए। और इसका उपचार कौन करेगा? हिंदू संस्कृति से प्रेमचंद को जोड़ने की व्याकुलता बड़े स्तर पर है वो, लेकिन
इस सब का कोई अर्थ नहीं है। जितने आज के समय के सवाल हैं वो सभी सवालों पर प्रेमचंद ने विचार किया है। जैसे गौकशी का मामला, जितनी लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में गौ को लेकर के, गाय हमारी माता है, ठीक है, भारतवादी विचारता है। गौकशी पर प्रेमचंद ने लिखा है, शुरू से अब तक हिंदुओं द्वारा एक अन्यायपूर्ण ढंग अख्तियार करने की उन्होंने बात कही और यह सवाल किया। प्रेमचंद की पंक्ति, गाय सारी दुनिया में खाई जाती है, इसके लिए क्या आप सारी दुनिया को गर्दन मार देने के काबिल समझेंगे? आर्थिक दृष्टि के अलावा उसका और कोई महत्व नहीं है। तो जो धर्म हो, संस्कृति हो, साहित्य पर तो बाद में हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। जितने भी सवाल हो सकते हैं, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, वे सभी हमें प्रेमचंद के यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद के यहाँ ये जो किसानों की और सामान्य जनों की जो सरलता है या जो सहजता है, वह एक तरह से उसके विनाश का कारण है। प्रेमचंद ने यह बतलाया है कि इस पूंजीवाद ने मनुष्य के जीवन को सहज सरल नहीं रहने दिया है। इसलिए प्रेमचंद अपनी रचनाओं से हमें सावधान करते हैं और जो पीछे ले जाने वाली जो प्रतिगामी शक्तियां हैं उसे हमें समझने की एक दृष्टि देते हैं और ये बताते हैं कि कभी भी संघर्ष विमुख हमें नहीं होना चाहिए। और संघर्ष विमुख नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। अब थोड़ी देर के लिए हम दलित पर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि अगर प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के महागाथाकार थे, और अगर क्या वो थे, तो जाहिर है उस समय के सारे प्रश्न, स्त्री प्रश्न हो तब, दलित प्रश्न हो तब, बालक प्रश्न हो तब, स्वास्थ्य प्रश्न हो तब, शिक्षा प्रश्न हो तब, संस्कृति प्रश्न हो तब, आर्थिक प्रश्न हो तब, किसान प्रश्न हो तब, मजदूर प्रश्न हो तब, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सभी प्रश्न वहां मौजूद हैं और प्रेमचंद ने उन प्रश्नों को अपनी तरह से उत्तर भी दिए। इसलिए उन प्रश्नों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वो प्रश्न ये है कि अगर हम प्रेमचंद को दलित कथाकार कहते हैं तो इससे प्रेमचंद समझ में नहीं आ सकते। अगर हम सबाल्टर्न कथाकार कहते हैं तो ये भी प्रेमचंद के साहित्य का एक सीमित पाठ है। उन्होंने अपनी पहली रचना में दलित स्त्री के साथ अपने मामू के संबंध की चर्चा की है, मामू की पिटाई की बात की और ये बताया कि मामू को दलितों ने पीटा और गोदान में दाता दीन के पुत्र माता दीन को पकड़कर चमार लोग उनके मुंह में हड्डी ठूंस देते। यह एक सक्रिय प्रतिरोध है जो महात्मा गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध से कहीं आगे जाते हैं। यह जो सक्रिय प्रतिरोध है वह सक्रिय प्रतिरोध विशेष महत्वपूर्ण है और वह प्रतिरोध ऐसे ही नहीं है। वह जो प्रतिरोध की जो शक्ति है, संघर्ष की जो शक्ति है जिसके कारण मनुष्य जीवित रहता है, वह प्रेमचंद के यहाँ वो मौजूद है। उनके एजेंडे में दलित समस्या तो थी, लेकिन दलित समस्या अपने आप में कोई स्वतंत्र समस्या नहीं थी। बहुत पहले से ही प्रेमचंद दलित पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखे। रंगभूमि का नायक सूरदास दलित है। प्रेमचंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने निम्न वर्गीय पात्रों को अपना नायक बना दिया। कर्मभूमि उपन्यास में हरिजनों का मंदिर में प्रवेश कराया और यह बताया कि मंदिरों में प्रवेश जो है वह दलित समस्या का समाधान नहीं है। बड़ा सवाल उनके लिए दलितों के आत्मसम्मान का और उनके आर्थिक उन्नयन का था। प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरह पूंजी, धर्म और राजनीतिक सत्ता के आपसी गठबंधन को समझ लिया, इसलिए वो इन तीनों पर प्रहार करते हैं, पूंजी पर भी, धर्म पर भी और उस समय की राजनीतिक सत्ता पर भी। स्वाधीनता आंदोलन में वे अकेले प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इन सभी मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। भारत में भी आज इन सभी मोर्चों पर
लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और अभी तक भारतीय राजनीति में दलितों, समाजवादियों, मार्क्सवादियों का कोई कॉम्बिनेशन जो है वह नहीं बना है। उत्तर प्रदेश में दलित है, पिछड़ा है। आप दलित देखें कि कितने वर्ग में डटे हुए हैं। रामविलास पासवान भी दलित हैं और मायावती भी दलित हैं। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति पर भी जो दलित चिंतक हैं, दलित विचारक हैं, दलित लेखक हैं, उन्हें प्रश्न करना चाहिए। प्रेमचंद ने जनेऊ तोड़ो अभियान से पहले गोदान में माता दीन का जनेऊ तोड़वा दिया था। माता दीन का जनेऊ चौहान ने तोड़ा था और उसके मुंह में हड्डी डाल दी थी, और यह कहा गया था कि धर्म से जो मुंह मोड़े वही चमारे। प्रेमचंद एक साथ धर्म पर और जाति पर, हिंदू धर्म पर और ब्राह्मण जाति पर प्रहार करते हैं। यहीं पर हमें चंद्रगुप्त नाटक का वह वाक्य याद आता है कि ब्राह्मण न किसी के राज में रहता है, ब्राह्मण न किसी के अंत से पलता है। वहां ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल। इस ब्राह्मणवाद को भी ये थोड़ा समझना होगा कि किस तरह से, देखिए, घुड़िये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, और घुड़िये की 1932 की किताब है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। 1932 के पहले किसी भी समाजशास्त्री ने संभवतः भारत की जाति पर विचार नहीं किया, और ये श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्रियों ने बाद में तो जो है वो एक डोमिनेटिंग कास्ट का जो एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा। तो समाजशास्त्रियों ने भी इस जाति पर विचार किया है, प्रेमचंद भी इस जाति पर विचार कर रहे थे। लेकिन ये जो वर्णवादी व्यवस्था है और जो वर्गवादी व्यवस्था है, इस दोनों पर प्रहार करने की आवश्यकता है। दिक्कत यह रही कि वर्ग को अलग करके देखा गया, वर्ण को अलग करके देखा गया। जाति भारतीय समाज की वास्तविकता है। आज कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, ब्राह्मणवाद के भी खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और वर्णवाद के खिलाफ। और इसके लिए आवश्यक होता है कि प्रेमचंद का हम एक गंभीर पाठ करें। उनकी 3 कहानियां जो दलित जीवन से जुड़ी हुई हैं, वे एक साथ 1931, 32, 34 में प्रकाशित होती है। सदगति 1931 में, ठाकुर का कुआं 1932 में, और दूध का दाम 1934 में। ब्राह्मण, पुरोहित और राजपूत। अब एक में पुरोहित अत्याचारी है, दूसरे में लकड़ी की गांठ जो काटी जा रही है, कट नहीं रही है, फट नहीं रही है, वो जाति की गांठ है। वो प्रेमचंद उस पर प्रहार करते हैं। दिक्कत यह है कि प्रेमचंद जड़ पर प्रहार करते हैं। आज हमें यह देखना होगा कि भारत में ये जो वर्णवादी तत्व हैं, जातिवादी तत्व हैं, या जो ब्राह्मणवादी तत्व हैं, या जो व्यवस्था है, इसको, या जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, इसका कहीं कोई नव उदारवादी अर्थव्यवस्था से कनेक्शन है या नहीं है। इसे देखने के लिए हमें अमेरिका में बुश के जमाने में जाना होगा। जबकि बुश ने अपने जमाने में अमेरिका में कई चर्चों की जो है सो चर्चों का निर्माण कराया था। ये तो धर्म के साथ जो वैश्विक पूंजी का एक खास समय में जो गठबंधन हो जाता है, उस पर आज ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन हमें तो विष्णु खरे की एक कविता भी याद है, गूंग महल। ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को गूंगा कर दिया गया है। बोलो नहीं, चुप रहो अपने ही देश में। इस समय हम प्रेमचंद को कैसे याद करें, कहां से याद करें, किन शब्दों में याद करें? 2020 में क्या हम उसी देश में रह रहे हैं जहां कि हम 1960 और 1970 के देश में रह रहे थे? संविधान क्या केवल क्या कागज का टुकड़ा भर है? लोकतंत्र नष्ट हो रहा है। Where लोकतंत्र dies, when लोकतंत्र dies। ये किताब है जो 2-3 वर्ष पहले 2018 में आई थी, और उसने बताया था कि लोकतंत्र के ही पीछे के साथ साथ फांसीवाद आता है। और दुनिया के बहुत सारे देशों का उदाहरण लेकर के ये समझाया गया था कि जो लोकतांत्रिक देश हैं वो फांसीवादी देश में बदल रहे हैं, ऑथोरिटेरियन वो बन रहे हैं, मेजोरिटेरियन वो बन रहे हैं। आज रेलवे का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, आज सब कुछ निजीकरण हो रहा है। ये जो निजीकरण था, ये जो भूमंडीकरण था,
उदारीकरण था, जिसे मैं दुष्ट त्रयी कहता हूं, वो आज अपने चरण पर है। कोई राजनीतिक दल इसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। प्रेमचंद केवल खड़े, प्रेमचंद खड़े, महात्मा गांधी भी नहीं खड़े। प्रेमचंद हमारे लिए एक बहुत बड़ी पावर हाउस की तरह है, एक बहुत बड़ी मशाल की तरह है, एक बहुत बड़ी ज्योतिपुंज की तरह है। हम प्रेमचंद को उनकी समग्रता में, उनकी संपूर्णता में देखना होगा। प्रेमचंद जड़ों पर पढ़ा करते हैं। सामंतवाद आज भी मौजूद है, जाति व्यवस्था आज भी मौजूद है, नव उदारवादी अर्थव्यवस्था ने कितना कोहराम मचा दिया है, ये सब हमारे सामने है। लेकिन आज अगर प्रेमचंद के लेखन को लेकर के घमासान मचा हुआ है, उनका अपहरण किया जा रहा है, हिंदुत्ववादी ताकतें अपनी ओर लिए जा रही हैं, तो प्रेमचंद के जो गंभीर पाठक हैं उनको समग्रता में पढ़ करके प्रेमचंद ने जिस तरह से सामंतवाद और साम्राज्यवाद पर आक्रमण किया था, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतनी सारी रचनाएं हैं। आज मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया चीयर लीडर की भूमिका में है। प्रेमचंद ने कहां कहां प्रेस के बारे में लिखा है। गोदान में ही राय साहब के यहाँ जो लोग जुटते हैं, वे लोग क्या कहते हैं, हम अगर उसको देखें तो ये चीज हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। अंत में मैं 2-4 बातें कहना चाहूंगा। प्रेमचंद जिस प्रकार की स्वाधीनता चाहते थे, वो स्वाधीनता हमें प्राप्त नहीं हुई। प्रेमचंद आर्थिक आजादी चाहते थे, प्रेमचंद सामाजिक आजादी चाहते थे। आज की लड़ाई एक ही फ्रंट पर नहीं लड़ी जा सकती, दोनों फ्रंट पर लड़ी जा सकती है। प्रेमचंद की भाषा सहज, सुबोध और सरल थी, संप्रेषणीय थी। इसलिए प्रेमचंद हमारी समाजों में, हमारी सांसों में उतर जाते। और प्रेमचंद ने लेखकों के लिए बहुत सारी बातें कही। आज हिंदी में जो कवि मित्र हैं हमारे, वे कविता लिख करके संतुष्ट हैं। जो कहानीकार मित्र हैं वो कहानियां लिख करके संतुष्ट हैं। सभी अपनी अपनी विधाओं में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अंत में केवल मैं यह कहना चाहूंगा, जो प्रेमचंद ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए जो अपना अध्यक्षीय भाषण दिया था, और उसमें जो कहा था, उन्होंने कहा था, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खड़ा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। और तो कोरोना समय में ही वेंटिलेटर की कितनी कमी थी जानते हैं। प्रेमचंद तो हमारे लिए सब कुछ है। हम जब मरते रहेंगे तो वेंटिलेटर के रूप में भी हमारे सामने आएंगे और हमें बचा लेंगे। उन्होंने लेखकों के लिए जो बातें कही थी, वो इस समय 140वीं वर्षगांठ पर हिंदी के प्रत्येक लेखक को नोट करना चाहिए। जो कुछ लिख दिया वह सब साहित्य नहीं है। जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्य मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पांव चूमेगी। ये 10 लोग, 50 लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो हमें लाइक करने वाले हैं, हम उसके चक्कर में हमें ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हम दिल से समाज की सेवा करें, दिल से। हमारे पास दिल बचा रहना चाहिए। फिर मान प्रतिष्ठा की चिंता हमें क्यों सताए? हम तो समाज के झंडा लेकर चलने वाले सिपाही हैं, और सारी जिंदगी के साथ ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। साथी, प्रेमचंद ने कहा था, जो आदमी सच्चा कलाकार है वह स्वार्थमय जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता, और साहित्यकार का लक्ष्य बड़ा होता है, उसका दर्जा न गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं। मुझे राजनीति पर खरी खरी बातें कहनी चाहिए। हम सभी भारतीय नागरिक हैं, मनुष्य हैं। भारतीय संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, हमें सवाल पूछने का अधिकार दिया है कि हम सवाल पूछें। हम देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाले सच्चाई भी नहीं, बल्कि उसके आगे
मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये मशाल बुझे नहीं। भारतवर्ष एक अंधी सुरंग में चला गया है। रोशनियां हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं हैं। वे रोशनियां बढ़नी चाहिए। प्रेमचंद ने कहा था, वायुमंडल हम तैयार करें। आज आवश्यकता है कि वायुमंडल हम तैयार करें। ये हिंदी के लेखकों पर सबसे अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरा उत्तर भारत और हिंदी भारत ही सांप्रदायिकवादियों के कब्जे में है। वायुमंडल हम तैयार करें, एकजुट हों, आपस में लड़े नहीं, भिड़े नहीं, इसको नहीं मारे, उसको नहीं काटे पीटे, अपना ईगो संतुष्ट नहीं करें, अहमवादी न बने, व्यक्तिवादी अवसरवादी न बने, सुविधावादी न बने। साथी, अगर इतना ही हो जाए प्रेमचंद की 140 वर्षगांठ पर, अगर हम ऐसा ही सोचे कि प्रेमचंद हमारी सांसों में है, केवल आज 31 जुलाई प्रेमचंद की जन्मतिथि है इसलिए नहीं, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे हम प्रेमचंद के साथ चलें, रहे, उठे, बैठे, गाएं होड़ी की तरह। लेकिन हम होड़ी की तरह मरे नहीं, समझौता करके। धनिया पसार खाकर गिर गई थी, भारत माता थी। भारत माता आज भी कैद में है, वह कैद में नहीं रहेगी। एक वायुमंडल कृपया तैयार कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। सो बहुत बहुत शुक्रिया रविभूषण जी, इस सकर्मकता का आग्रह करते हुए व्याख्यान के लिए। दोस्तों, वक्त काफी हो चला है, 1.25 घंटे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये दिलचस्प बातचीत में वक्त का पता नहीं लगता है। कुछ सवाल हैं जिनमें 2-3 सवाल में, बहुत सारी टिप्पणियां हैं बहुत सारे साथियों की, बलभद्र जी की, रामजी भाई की, हेमंत जी की, वासुकी जी की, लेकिन वो चूंकि व्याख्यान को बढ़ाने वाली टिप्पणियां हैं उसके सिलसिले में है, तो वो आप संभवतः बाद में देख सकते हैं। हमें बता दें, मैं अपने दिमाग में रख लूंगा। अभी भले मैं नहीं बताऊं, लेकिन मेरे दिमाग में रहनी चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। ये तो रहना चाहिए। ये आपको टिप्पणियां मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो 3 सवाल 3 कोणों से आए हैं उसको मैं आपके सामने रख देता हूं। एक सवाल तारावती मीना जी का है। वो उनका पूछना ये है कि जो प्रेमचंद ने जो बात कही थी कि राजनीति के आगे चलने वाली मशाल, तो उन्होंने उसकी वर्तमान लेखकों के बारे में बात की है, पूछा है कि क्या वर्तमान में इस भूमिका को निभा रहे हैं लेखक। एक सवाल ये था। दूसरा सवाल शहजाद उस्मानी साहब का था, जिन्होंने भाषा के मसले पर बातचीत करने की आपसे गुजारिश की है कि उर्दू और हिंदी का जो प्रेमचंद के यहाँ। और तीसरा सवाल प्रदीप कुमार जी का था, जिन्होंने ये सवाल उठाया है कि गांधी जी से, आपके व्याख्यान में जैसा था भी, कि गांधी जी से बेहतर एक दुनिया की कल्पना करते हुए और आगे रहते हुए प्रेमचंद दिखते हैं अपने लेखन में बहुत जगह। लेकिन प्रदीप जी का पूछना यह है कि फिर भी वो हृदय परिवर्तन वाला, आदर्शवाद वाला जो एक सवाल है प्रेमचंद के यहाँ आता है। तो ये 3 मुख्यतः सवाल हैं। इस पर नहीं, इस पर बात करना मैं चाहूंगा। वो पहले जो मशाल वाली बात थी, उसमें हमारा कहना यह है कि कोशिश तो जरूर होनी चाहिए। वो कैसे हो, तो सवाल है कि हम राजनीतिक आंसर तो हम नहीं बनेंगे। हमारी दृष्टि एक चौकन्नी होगी। एक नागरिक होने के नाते और मनुष्य होने के नाते, चाहे वो किसी भी की राजनीति हो, किसी दल की भी राजनीति हो, हमें एक मतलब चौकन्नापन तो हमें होना ही चाहिए। क्योंकि साहित्यकार जो है, देखिए, बहुत कम जो है सो राजनीतिक लोग जीवित रहते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों का नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन साहित्यकार जीवित रहता है। ये कैसे जीवित रहता है? संघर्ष। तो राजनीति के पीछे चलने वालों में तो मैं कभी नहीं रखूंगा। मैं, आप आगे भले न चलिए, आगे कोई न चलने दे आपको, तो साथ साथ भी नहीं चले। हमारे कहने का मतलब है कि पूरा डिस्कोर्स आज के इंडियन पॉलिटिक्स पर ये होना चाहिए। प्रेमचंद ने किया था अपने समय में, और आज भी इसकी अनिवार्यता है। और साहित्यकार की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है। राजनीतिज्ञों की भूमिका तो सत्ता पर काबिज होने की होती है, और साहित्यकारों की भूमिका जनता के जनमानस में उतरने की होती है। उनके दिल में, उनकी चेतना के
विकास में होती है वो। इसलिए प्रेमचंद का पाठक तो एक सामान्य पाठक भी है, रिक्शा वाला भी कहता है, रिक्शा चालक, कि हम प्रेमचंद की वो कहानी पढ़ते हैं, जरा वो कहानी से कहीं तो लात तो दीजिए। और बड़े आलोचक भी पढ़ते हैं, और रामजी भाई जैसे बुद्धिजीवी भी पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। तो मेरा कहना यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि साहित्यकार, अगर हम साहित्य से जुड़े हुए हैं, अगर हम पाठक भी हैं, क्योंकि तो हमें स्वाभिमान होना चाहिए। हम राजनीति के सामने हम सर नहीं झुका सकते। वो एक दर्शन है, ठीक है, मान लिया कि दर्शन है। हम दर्शन के सामने भी हम दर्शन का अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे। हमारे पास हमारी दृष्टि जो है वो खुली होनी चाहिए। और जहां तक भाषा का सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरी निगाह घड़ी पर पड़ गई थी और मुझे ऐसा लगा कि 1.25 घंटा हो रहा है। प्रेमचंद हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक थे। भाषा संबंधी प्रेमचंद के कई लेख हैं। उन्होंने उस भाषा को, जिसमें कि फारसी अरबी के बहुत सारे शब्द भरे पड़े जाते हैं और वो भाषा बोझिल हो जाती है, उसी तरह से संस्कृत निष्ठ शब्द को भर डालने से हिंदी जो बोझिल हो जाती है, उसने इसका विरोध किया। तो यहाँ पर हम गांधी को और प्रेमचंद को दोनों दो हिंदुस्तानी भाषा मानते थे। आजकल के हिंदी लेखक में जैसे बौद्धिक बनने का जो है सो चलन बहुत ज्यादा है। आलोचना में भी आप देखिए कि रामविलास जी की आलोचना, यहाँ तक कि नामवर की आलोचना, या महेंद्र पांडे का भी हम देंगे। और आलोचना की भाषा, आलोचना का दायित्व तो क्या है? आलोचना का दायित्व तो केवल कृति की समीक्षा नहीं है। आलोचना एक सांस्कृतिक कर्म है, और सांस्कृतिक कर्म होने के नाते प्रत्येक गंभीर आलोचक का यह दायित्व हो जाता है कि वो ऐसी भाषा का व्यवहार करे जो लोगों तक प्रेषित हो, कम्युनिकेट हो। तो ये जो संप्रेषणीयता है, ये भाषा का आवश्यक गुण है ये, क्योंकि तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। नहीं तो अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, तब कोई अर्थ नहीं, आप स्कॉलर बने रहिए। तो हिंदी में स्कॉलर्स बहुत हैं, लेकिन हिंदी में ऐसे लेखक, प्रेमचंद से सीखना, प्रेमचंद से हमें क्या सीखना चाहिए? तो हमें आम फाम भाषा में, अब जैसे मुहावरेदार भाषा, वो कहाँ है? खत्म हो गई मुहावरेदार भाषा, क्योंकि हमने तो जीवन से भाषा लिया नहीं। हम में से अधिकांश लोग जीवन से कट चुके हुए हैं। अर्थात जब आर के नारायण भी जब अपना उपन्यास लिखा करते थे, तो सवेरे घूमते हुए जो मछली बेचने वाली है, सब्जी बेचने वाली है, वहां से वो शब्द लिया करते थे। तो भाषा ऐसे जीवंत होती। प्रेमचंद की भाषा एक जीवंत भाषा है। जीवंत भाषा ही हमें जीवंत करती है। तो भाषा के संबंध में प्रेमचंद का जो है और गांधी का अप्रोच लगभग एक है, हिंदुस्तानी। तीसरी बात जो थी, वो तीसरी बात क्या थी? आदर्शवाद, गांधी जी आदर्शवाद। प्रेमचंद के यहाँ आदर्शवाद एक समय था। प्रेमचंद के ये स्टेजेस हैं, 1901-2 से लेकर 1936 तक जो लिखते हैं। देखिए 1930-32 से प्रेमचंद को हम एक बदले हुए रूप में देखते हैं। हंस तभी निकलना शुरू होता है 1930 से, जागरण 1932 से निकलना शुरू होता है। यह जो बदलाव आता है, इसे रामविलास शर्मा ने नया यथार्थवाद कहा है। इस समय आप प्रेमचंद के यहाँ आदर्शवाद आप नहीं देखेंगे। आदर्श से उनका एक तरह से मोह भंग हो जाता है। जिस मोह भंग के बाद की बात नेहरूवियन पीरियड में लोग किया करते हैं कि नेहरू से मोह भंग हो गया, नेहरू के समय से, तो उसी समय से अब देखिए, वो खुद एक जगह, मतलब गोदान उपन्यास में होरी को ही कोई कहता है कि अरे होरी तुम तो पूरा गौ हो, यानी सीधा हो। ये यथार्थ है। प्रेमचंद यथार्थ की कड़ी चट्टान पर जो है सो खड़े हैं वो। तो 30-31 से लेकर के 32 से लेकर 36 तक हमें प्रेमचंद के यहाँ, मुझे जो ऐसा लगता है कि आपको आदर्शवाद देखना नहीं होगा, नहीं देखने को मिलेगा। ये प्रेमचंद का अंतिम चरण है वो, इसे तीसरा चरण आप मान सकते हैं। 1930 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीजें बदलने लगी थी। वैश्विक स्तर पर भी हम जा सकते हैं ग्रेट डिप्रेशन वगैरह के बाद, लेकिन देश में तो बदलने ही लगी थी। लाहौर कांग्रेस की बात हो, या स्वतंत्रता की घोषणा हो, या भगत सिंह का जो उसमें हो, 31 में भगत सिंह को फांसी मिलती है, तो एक नया यथार्थवाद कसमसा रहा था, आ रहा था। यही कारण है कि 1934 में कांग्रेस के भीतर से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो जन्म ले लेती है। तो आज आप देखिए कि आज अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है कि संविधान से सेकुलर और संविधान से सोशलिज्म जैसे शब्द को हटा दीजिए। ये हमारा समय है। इस समय हम प्रेमचंद को कैसे देखेंगे?
क्योंकि पूंजीवाद की काट समाजवादी रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कम्युनिस्ट पार्टियां या मार्क्सवादी पार्टियां आज कहाँ है। आज वो संसद में नहीं हो। पहली संसद के बारे में जिनको जानकारी होगी 1952 के बारे में, उस समय जान करके आश्चर्य हो गया कि कांग्रेस की तो 3 डिजिट में संख्या थी, 300 कुछ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी एक ही थी, अविभाजित थी, वही मुख्य विपक्ष थी वो, और कोई नहीं थी वो। उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते 60, 62, 50, 56 आ जाती है। आज भले वो कम हो तो आप ठीक है, वो चुनाव के लिए इसीलिए प्रेमचंद ने लिखा चालबाजों का है, धूर्तों का है। अगर कम्युनिस्ट अगर धूर्त हो जाएंगे तो अपना ही सत्यानाश करेंगे। तो एक सिद्धांत के रूप में, एक विचार के रूप में, एक विचार दर्शन के रूप में तो वहां मौजूद ही है। वो न रहे, एक भी सांसद न रहे, एक भी विधायक न रहे, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मार्क्सवाद पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा? जब तक एक भूखा इंसान भी इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक मार्क्सवाद जीवित रहेगा। जब तक पूंजीवाद रहेगा तो उसकी काट के रूप में समाजवाद मौजूद रहेगा। ये इलेक्शन नहीं है कि जिसमें बहुमत के आधार पर जो है सो आप चीजों को साबित कर दें। प्रेमचंद ने इसीलिए लोकतंत्र की आलोचना की। उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। वो खन्ना वगैरह जहां पर बात कर रहे हैं वहीं पर एक पात्र बोलता है कि मेरा अभी इस लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं रहा, ये तो बहुमत का खेल है। और आज आप देख लीजिए कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो अंतिम सांस ले रहा है, कुछ है ही नहीं। भारतीय लोकतंत्र के या लोकतंत्र के जो 4 बड़े पिलर हो सकते हैं, न्यायपालिका, आज आप देखिए कि वो न्यायपालिका क्या कर रही है। मीडिया या प्रेस, वो क्या कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी, प्रेमचंद ने उस पर भी लिखा है, प्रेमचंद ने सब पर लिखा है। ब्यूरोक्रेसी वो आज कहाँ है। विधायिका, उसको देखिए तो जो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, प्रेस हो, मीडिया हो, न्यायपालिका हो, ये सभी जो है सो खत्म हो रहे हैं। इसलिए ये सब सारी चीजें बिक रही है। कहने के लिए लोकतंत्र है ना। संसद आपके यहाँ मौजूद है, लेकिन 20,000 करोड़ में फिर एक नया संसद भवन जो है सो बन रहा है। गोदाम में करोड़ों टन सड़ जाता है। और ये मनमोहन सिंह के समय में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गरीबों में ये अन्न बांट दिया जाए, नहीं बांटा गया, भूखम। आज भी वही हाल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये बहुत भयावह समय है, बहुत भयावह। हम ठीक है, मध्य वर्ग के लोग थोड़ा खुश हो ले सकते हैं कि खाते पीते हुए लोग हैं, लेकिन अगर हम मनुष्य हैं तो ये मनुष्य विरोधी समय है। ये मनुष्य विरोधी समय में और मनुष्य होने का हमें प्रमाण देना होगा कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं इसलिए बोलेंगे, हम मनुष्य हैं इसलिए हम मनुष्य का साथ देंगे। अब मनुष्य का शरीर रहे और भीतर जो है वो पशु रहे तो वो तो मनुष्य होना नहीं है। वो एक स्ट्रक्चर के रूप में हम मौजूद हैं, एक ढांचे के रूप में, जैसे कि आज डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है। तो इससे तो अपने को बचाना होगा। और मुझे लगता है कि आज पहले से भी, क्योंकि एक मौका है, और मैं अपने साथियों का आसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे कहा, और मैं इस माध्यम में कहीं नहीं था, लेकिन मैं इस माध्यम में आ गया तो आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि रामजी भाई ने कहा होगा या प्रेम शंकर ने कहा होगा कि नहीं भाई रविभूषण जी को कह दीजिए कि रविभूषण जी जो है 31 जुलाई को आ गए। क्योंकि ये लंबे समय की बात है। ये 3-4 वर्ष से मैं कह रहा हूँ कि प्रेमचंद पर आक्रमण होगा, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं है। लेकिन उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि हम चित हो जाएंगे नहीं। अभी तक तो मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं हुआ, जब होगा तब देखा जाएगा। तो हमें बोलना चाहिए, मशालें जलाई जानी चाहिए, केवल वो एक मतलब प्रतीक के रूप में नहीं। ये थाली बजाने और ताली बजाने का समय नहीं है। ये मुंह खोलने का समय है, मुंह बंदी का समय नहीं है। क्योंकि जो धर्मांध कीटाणु हैं, हजारों वर्ष से चले आ रहे, वो मौजूद हैं। साम्राज्यवादी शक्तियां वो मौजूद हैं। तो मुंह खोलने का समय है। और जो लेखक होगा उसका सर तो कभी नहीं झुकेगा। बोल कि लब आजाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब सवाल हम लोग फिर आपको बतला दीजिए और लोगों को मेरे दिमाग में रहे। आज रात जी। या कल या भी होगा तो अभी ही बात कर लेते हैं टाइम। हाँ ठीक है। सवाल क्या? सवाल नहीं, सवाल 2 सवाल और हैं जिन पर बात आप करना चाहें तो। जी
दो दो सवाल हैं रविभूषण जी, और एक तो सवाल है पंखुरी सिन्हा जी का। जी सवाल क्या वो चाहती थी कि गेटे वाले संदर्भ को थोड़ा विस्तार से आप बताएं, और दूसरा जो हमारे कहानीकार दोस्त हैं हेमंत जी, उनका सवाल है कि प्रेमचंद को दलित विरोधी कहने वालों की वास्तविक मंशा क्या है। तो ये दो सवाल और हैं, मुझे लगता है इनको लेके फिर इस पर बात खत्म करते हैं। पंखुड़ी जी की बात कहूँ, पंखुड़ी जी, वो मेरा कहना यह है कि नवंबर 1935 के हंस में बहुत छोटी 4-5-6 पंक्तियों की एक टिप्पणी है जिसका शीर्षक है अमर कवि गेटे के अपमान। मतलब 1935 में, और आप देखिए कि जर्मनी में ये हिटलर जो है वो 1934 में पूरी मेजोरिटी में आ गया था, पूरी मेजोरिटी में आ गया था। वो एक दूसरा किस्सा है कि कैसे आया, कैसे वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसमें अगलग्गी हुई, वो सब एक दूसरा प्रश्न है। वो तो उसमें प्रेमचंद ने लिखा है कि नात्सी नीति में गेटे सम्मान योग्य नहीं रहा। यानी गेटे का जो अपने देश में जो सम्मान था, आदर था, अब नात्सी पीरियड में हिटलर के आगमन के बाद वो जो है वो गेटे का वो सम्मान नहीं रहा। मैंने अभी केवल प्रेमचंद का ये कोट ही रखा है, मैंने अभी ये जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो लंबा टाइम लेगा, बाद में मैं जानूंगा, मेरे दिमाग में है वो, कि उस समय गेटे का अपमान कैसे क्या हुआ था। इसके डिटेल्स में जाना होगा, वो थोड़ा एक समय लेने वाला कार्य है। तो प्रेमचंद ने लिखा, नात्सी नीति में गेटे सम्मान योग्य नहीं रहा। जो जर्मनी अपने संस्कृति और अपने ऊंचे दर्शन के लिए विख्यात था, उसका ऐसा पतन। अब यहां पर जो प्रमुख बात है, जो भीतर जो छुपी हुई बात है, वो ये है कि जो तानाशाह होते हैं, वे तानाशाह सबसे अधिक दर्शन से घबराते हैं, यानी वो मस्तिष्क से, बौद्ध, जो इसीलिए वो बुद्धिजीवी पर अटैक करते हैं। अब जहां भी देखेंगे फांसीवाद पर जितने लोगों ने लिखा है, तो उनके एक एजेंडे में बुद्धिजीवियों पर आक्रमण होता ही है। ये देखिए, मुसोलिनी ने ग्राम्सी के बारे में कहा था कि इसको जरा वॉच करो, इसका जो मस्तिष्क है वो कुछ इस तरह की बात थी कि वो कहीं शक्तिशाली बमों से भी ज्यादा खतरनाक है वो। ये मुसोलिनी का कथन था ग्राम्सी के बारे में भी। तब नित्से जो आए, ये जो आया क्या कहते हैं, हिटलर, जर्मनी में, तो गेटे का जो महत्व था जर्मनी में, तो अब आप गेटे का पूरा साहित्य देखिए। गेटे के बारे में यह कहा जाता है कि जिसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं, वह गेटे के यहाँ से ही शुरू होता है। यानी गेटे का आगमन होता है तो एक युग की विदाई हो रही है और दूसरे युग का आगमन हो रहा है। तो ये लिखा प्रेमचंद ने कि उसका ऐसा पतन। इसे आज हम भारतीय संदर्भ में देखें कि जो भारत अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृति, जो भारत अपनी संस्कृति और अपने ऊंचे दर्शन के लिए फिलॉसफी, उपनिषद का अनुवाद शोपेनहावर वगैरह ने किया, वो एक दूसरा चैप्टर है। उस चैप्टर में अभी समय अभाव के कारण जाना नहीं हो सकता कि इतना विख्यात था उस भारत का ऐसा पतन कि आज जितने बौद्धिक हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। वरवराव पर क्या गुनाह था? वरवराव पर तो अभी कोई चार्जशीट बने उस तरह से कोई अभी सुनवाई भी नहीं हो रही। आप पूरे लोगों को देखिए जो जेल में डाले गए हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचने का, विचार करने, जेएनयू पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? क्योंकि वो था केवल मार्क्सवाद। बात नहीं है, ये जो स्वतंत्र चिंतन है, ये जो दास नहीं होना है कि आप जो कह रहे हैं उसका केवल हम समर्थन करेंगे। ये गुलाम युग नहीं है, 21वीं शताब्दी का भारत है, 21वीं शताब्दी का विश्व। आप ये देखिए कि क्या किया वहां ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप ने कहा कि सेना उतारेंगे या कुछ, और उनके मतलब अफसरों ने ही कहा कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एक अफसर ने यह कहा कि आप चुप रहिए। और देखिए कि नोम चॉम्स्की, तो वहां कुछ चीजें बची हुई हैं। भारतवर्ष में आप ऐसा नहीं कह सकते, भारतवर्ष में लोगों ने घुटने टेक लिया।
साहित्यकार जिस दिन घुटने टेकू हो जाएगा, उस दिन को कितना भी पुरस्कृत हो जाए, साहित्य अकेडमी सम्मान मिल जाए, उस सबसे कुछ होता हवाता नहीं है। ये परीक्षा की घड़ी है। तो एक तो ये बात हो गई। शेखर, ये हेमंत जी का क्या कहना था? सती हेमंत जी का। हेमंत जी, इस जो जाति वाला सवाल है प्रेमचंद के यहाँ, उसके सिलसिले से मैं अभी आपको एग्जैक्टली पढ़कर बताता हूँ, 1 मिनट। प्रेमचंद को दलित विरोधी कहने वालों की वास्तविक मंशा क्या है? अब देखिए, वास्तविक मंशा तो वही जानेंगे जो कि उनको दलित विरोधी कह रहे हैं। और क्योंकि मैं दलित विरोधी नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं उनकी वास्तविक मंशा जान नहीं सकता। हाँ, अनुमान तो जरूर कर सकता हूं। देखिए, ये अनुमान हमारा ये है कि अपने को केवल सुर्खियों में रखे रहेंगे और इसके सिवा कुछ नहीं। क्योंकि बड़ी गंभीरता के साथ, और इस पर तो एक किताब आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रेमचंद के साहित्य में दलित चिंतन, या इस तरह से, वो हमारे साथी ही थे, मैं नाम कैसे भूल रहा हूँ। 1982-83 में ही इस पर एक किताब आई थी, शायद पीएचडी की थीसिस थी, और वो सीपीएम से जुड़े हुए रहे हैं वो उनकी किताब आई थी। तो दलित विरोधी कह लीजिए किसी के लिए, अब कल होकर के हम ही लोग जो जनमत को ये सुनेंगे, कह देंगे कि अरे भूषण जी, तो ये किसी के मुंह पर तो अंकुश लगा सकते नहीं, क्योंकि हम तो तानाशाह है नहीं, ये काम तो तानाशाह करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं सुर्खियों में बने रहने की, चीजों को गंभीरता से नहीं देखने की, नहीं समझने की। अब जो गोदान में एक ब्राह्मण के मुंह में हड्डी रखवा देना, ये कम बड़ी बात थी। उसके पहले या उसी समय जनेऊ तोड़वा देना, या कहानियों में जिस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है, ये जो हुआ ना, ये एक बड़ा लंबा मामला है। मेरी खुद इच्छा है कि इस पर कभी विचार किया जाए, लेकिन हमारे जितने भी अभी विमर्शकार साथी हैं, उनके साथ कुछ इतनी दिक्कत है कि वो अपने अपने विमर्श से निकलना ही नहीं चाहते। यानी स्त्री विमर्श है तो स्त्री ही विमर्श रहेगा, दलित विमर्श है तो दलित ही विमर्श रहेगा, आदिवासी विमर्श है तो आदिवासी विमर्श रहेगा। मेरा कहना यह है कि ये सभी विमर्श रहे, लेकिन ये मिलजुल कर ऐसा बने कि एक समग्र विमर्श बने। ये जब तक ये समग्र विमर्श नहीं बनेगा, तब तक जो इंपीरियलिज्म का जो एजेंडा है बांट करके देखने का, वो तो कारगर होगा ही। और पूरा आइडेंटिटी डिस्कोर्स जो है, वो क्लास डिस्कोर्स के अगेंस्ट में ही लाया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हिस्टोरियन है या क्या है, क्योंकि सबाल्टर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही कब आया? ये 78 के आसपास ये सबाल्टर्न हिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। या 80s में जो है वो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का, ये सारे अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण है, ये आने चाहिए थी। क्योंकि जो डोमिनेंट क्लास है, उस डोमिनेंट क्लास को वो चैलेंज करना चाहिए था कि जो हाशिए पर लोग हैं, वे हाशिए पर क्यों रहेंगे, वो आके बैठ जाए। लेकिन खंडित दृष्टि से तो ये नहीं होगा ना। पॉलिटिक्स में ये खंडित दृष्टि से ये हो रहा है, साहित्य में ये नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमचंद को दलित विरोधी कोई कह दे कि प्रेमचंद आदिवासी विरोधी ही थे, तो ये सब तो अपनी सुविधाओं के अनुसार से, क्योंकि ये प्रेमचंद का समय है। आप ये देखिए कि प्रेमचंद अपने समय को कैसे देख रहे थे। और अंत में एक और मेरा विनम्र निवेदन वो ये है कि गांधी बहुत बड़े व्यक्ति थे, मैं गांधी को छोटा तनिक भी नहीं समझता हूं। मैंने केवल ये कहा कि प्रेमचंद एक साथ दो फ्रंट पर लड़ते हैं। सामाजिक न्याय, ये दलितों निम्न वर्गीयों का फ्रंट है, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ जाता है। और आर्थिक न्याय, ये पूंजीवाद के खिलाफ जाता है। सारा डिस्कोर्स जो प्रेमचंद को लेकर चल रहा है, हम देख रहे हैं, उसमें आर्थिक न्याय वाला फ्रंट जो है, उसको निगेट करने की कोशिश की जा रही है। मेरा विनम्र अनुरोध केवल इतना ही है कि दोनों को साथ लेकर के चलिए, उससे हमारी आलोचना भी समृद्ध होगी। प्रेमचंद का हम संपूर्णता में देखने की यथाशक्ति कोशिश भी करेंगे, एक बहस भी चलेगी। हिंदी में तो बहस संवाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, संवाद तो खत्म हो चुका हुआ है। लेकिन हिंदी के लेखकों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। मैं बार बार चीख चीख करके इसलिए कहता रहूंगा कि पूरा उत्तर भारत, अगर उत्तर भारत में ये नहीं होते तो कहाँ होते?
2014 के चुनाव में इनको 282 सीटें आई थी। हिंदी बेल्ट से कितनी सीट आई थी? 190, 192, घटा दीजिए, केवल 90-92 सीटें रह गई। इस समय इनको 303 सीटें आई। हिंदी बेल्ट से कितनी आई आप ये देख लीजिए आप। तो मेरे कहने का मतलब, आज हिंदी लेखकों, संस्कृति कर्मियों, मीडिया कर्मियों, कवियों, संपादकों, पत्रकारों वगैरह पर जितनी अधिक जिम्मेदारी है, उतनी अधिक जिम्मेदारी तो उस समय भी नहीं थी, क्योंकि उस समय केवल ब्रिटिश सत्ता ही थी। अभी तो साहब इतने रूपों में है कि हम चारों ओर से घिरे और फंसे हुए लोग हैं। देश चला गया है अंधेरी सुरंग में, उसे निकालने का काम साहित्यकार ही करेगा। ये राजनीतिक दल अभी तक 36 राजनीतिक दल है, मैं पहले कह चुका हूं, अभी तक संभावना तो नहीं लगती है। कुछ दलों में होगी, वो क्षीण संभावना होगी, लेकिन फिर वो दलीय चिंतन है, वो राजनीति का क्षेत्र है। और मृत्युंजय जी और कुछ? शुक्रिया। नहीं नहीं, बस तो यहाँ आने का शुक्रिया। और हमारे शुक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक, जो साथी हमारे यहाँ थे, जिन्होंने इतने धैर्य से दिलचस्पी लेते हुए इस व्याख्यान को सुना, बातचीत को सुना, उसके लिए आप सबका यहाँ शुक्रिया। सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर हम मिलेंगे और फिर बात करेंगे, इस उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।